हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सॉलिड स्टेट, जो आपके क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सॉलिड स्टेट एक्चुअली क्या है कि आपको पता होगा कि मैटर किसे कहते हैं कि कोई भी चीज अगर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि उस चीज को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है जनरली अगर अपने बात करें, जो जनरली हम पढ़ते हैं, तो जनरली तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड के बारे में जनरली पढ़ना है। तो सॉलिड होता क्या है? ठीक है, तो मैटर का वो स्टेट जिसका वॉल्यूम और जो शेप है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना, और जिसके अंदर रिजिडिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस को सॉलिड कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं इसको कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड which has rigidity। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हम मैटर कहते हैं, ये इसको सॉलिड कहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, जैसे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ अरेंजमेंट होता है किस तरीके का, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो उसका रीजन ये है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिससे वो सॉलिड कोई सॉलिड बना होता है, तो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है कि जो आपके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस बहुत ही कम रहता है, और जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज रहते हैं। ठीक है ना, तो सब्सटेंस क्यों रहता है, एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में? बिकॉज a solid has strong intermolecular force of attraction between its constituent particles, which keeps the constituent particles closer। ठीक है ना, जिससे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स वो बहुत ही क्लोज रहता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? तो आपको पता है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स इसका बहुत ही क्लोज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है किसी भी सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड क्या होता है? एक तो हैज फिक्स मास, हैज फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। ये सब बात हमें पता है, बचपन से पढ़ते आते हैं इस चीज। दूसरा चीज क्या है? रिजिड होता है, इज रिजिड। रिजिड होता है, ठीक है ना। क्या क्या है आपका कि मास फिक्स होता है, सॉरी वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, रिजिड होता है। फिर क्या होता है कि इनकंप्रेसिबल होता है, हाईली इनकंप्रेसिबल। कि बहुत ही ज्यादा इनकंप्रेसिबल होता है। तो ये सब मेनली यही सब आपके सॉलिड्स के, किसी भी सॉलिड के क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड की। तो अगर सॉलिड को अगर वो करें, अगर अपने क्लासिफाई करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। तो दोनों के हम देखते हैं क्या क्या है। पहली बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ये किस तरह की क्या चीज है भाई? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो दीज आर टाइप्स ऑफ सॉलिड जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है ना वो
जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉपरली अरेंज्ड होता है रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन regular fashion in 3 डायमेंशनल स्पेस। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ये लेटेस्ट बोल लो, 3 डायमेंशनल स्पेस में for long as well as short range। इसमें जो पार्टिकल्स है वो प्रॉपर वे में अरेंज्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको एग्जांपल पर आपको दिखा देते हैं फटाफट। जैसे कि हो गया KCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। जैसे कि मान लीजिए ये रहा, अब देखिए क्वेश्चन पार्ट कितने अच्छी तरह से अरेंज किए, क्वेश्चन कितना प्रॉपर एक शेप जैसा कुछ आ रहा है। अगर आप देखेंगे प्रॉपरली तो आपको एक शेप जैसा दिखेगा, और ये बिल्कुल चल रहा है रेगुलर फैशन में। तो इसी को कहते हैं कि जो जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात। और दूसरा मैं बात करता हूं, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर फैशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन irregular fashion in 3 डायमेंशनल स्पेस। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसके अंदर तो इरेगुलर फैशन में जैसे मन किया वैसे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, वैसे इसका एग्जांपल क्या होता है वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि आपका रबर हो गया, ग्लास हो गए, ठीक है ना, रबर हो गया, ग्लास हो गया, आपका सिलिका जो होता है वो हो गया, सिलिका वगैरह हो गए, वो सब किसमें आएंगे आपके इसके अंदर रहते हैं एमोर्फस सॉलिड के अंदर। सिलिका, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल जैसे कि मान लीजिए इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे मन कर रहा है वैसे अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एमोर्फस सॉलिड के अंदर बोले तो हर डायरेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो या फिर कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो होता है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। कोई रेगुलर वे नहीं होता, रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, या फिर सॉलिड्स को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो थोड़ा सा एमोर्फस सॉलिड और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर क्या होता है। तो इसमें अगर बात करें जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये रहा मेरा एमोर्फस सॉलिड। कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज होती है भाई इसकी। पहली बात, पहली प्रॉपर्टी कि पहला तो उसका डेफिनेशन कि कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट particles are arranged in regular fashion। जबकि इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट पार्टिकल, शॉर्ट में लिखता हूं आप समझ लेना, CP कांस्टेंट पार्टिकल्स आर arranged in irregular fashion। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों क्या कि इसकी अगर बात करें, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आप क्रिस्टलाइन की बात करें, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो बहुत ही प्रॉपर वे में हर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। इसीलिए क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आप पूछोगे सर आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो आइसोट्रॉपिक जो होता है आपका, सॉरी एनिसोट्रॉपिक होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है इनकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टी, ये जो बहुत तरह की प्रॉपर्टीज होती है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो दे आर एनिसोट्रॉपिक, दे आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, having different value of property, value of property at different direction या फिर in different direction। हर डायरेक्शन में एनिसोट्रॉपिक, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जबकि इसकी बात करें, इसमें क्या होता है कि दे आर आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक का मतलब कि हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ बिल्कुल सेम होती है। सेम value of properties in different direction, ठीक है ना। ये हो गया। फिर अगर बात करें तीसरा, इसमें अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा जो होता है कि इसकी अगर बात करें तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये बच्चों कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, कुछ वो फिक्स होती है मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है ना। तो इस तरह की होती है। जबकि एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट की होती है ना, एक रेंज की होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमोर्फस सॉलिड में दे हैव a range of melting point, range of melting point। जैसे कि आप कह सकते हो किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा 330 से 350 केल्विन के आसपास होगा, या फिर 200, सपोज कि 200 कह लेते हैं, तो चलो 300 रहने दो, 330 से 350 केल्विन के बीच में होगा या फिर इसके पास में रहता है।
जबकि इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प, जैसे कि मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते 373 केल्विन जैसे टेम्परेचर मिलेगा वो कूल हो जाएगा, कोई चीज कुछ टाइम वो चाहे आपका मेल्ट होने लगेगा। जबकि इसकी बात करें, इसमें जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो होता है ये काफी मतलब एक रेंज में होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि एक रेंज कि भाई 20 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक में ये मेल्ट होता है इस तरीके का। तो उसका रीजन एक्चुअली ये है बच्चों कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है ना हर डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं अमorphous सॉलिड में, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें इनका, तो इनके में क्या होता है, फोर्थ वाला पॉइंट कि इनको जब कट करते हैं ना, इनको जब कट करते हैं तो क्या होता है आपका कि एक क्लीन क्लीवेज आता है। इसको जैसे कि इसको कट करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि जो लोहे का कोई मान लीजिए कि एक बड़ा सा एक क्यूब जैसा कुछ है, सपोज कीजिए लोहे का एक बड़ा सा क्यूब जैसा कुछ है, ठीक है ना। तो इसको जब कट करेंगे ना, इसको जब कट करेंगे तो एक बहुत ही शानदार सा क्लीवेज आता है, ठीक है, बहुत ही शानदार सा एक शार्प कट होता है इसके अंदर। जबकि इसके अंदर बात करें तो इसमें अगर इसको कट करेंगे तो वो प्रॉपर वे में कट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इरेगुलर क्लीवेज आया है, जो कट है वो प्रॉपर नहीं आया है, ठीक है। तो वो होता है आपका, तो इसमें बात करें अगर तो दिस हैज क्लीन क्लीवेज, जब किसकी बात करें, इससे बात करें तो इसमें नॉट सिंपल मतलब डजंट हैव एनी क्लीन क्लीवेज, बल्कि ये टूट जाता है, ठीक है। टूटता भी क्या बोलेंगे तो इरेगुलर कट आता है, इरेगुलर कट आता है, मैं बोल सकता हूं उसमें कि इरेगुलर कट, ठीक है ना। दूसरा बात क्या होता है कि फिफ्थ में जो है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, इसको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। जबकि दिस इज कॉल्ड सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, इसको क्या कहते हैं, तो सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो सॉलिड कहने के पीछे देखो रीजन क्या है, सूडो सॉलिड एक्चुअली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो है ना एक्चुअली में ये सॉलिड नहीं होते, ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही हाई विस्कोसिटी वाला एक लिक्विड होता है, ठीक है। बहुत ही देखो विस्कोसिटी जब बहुत हाई होता है तो कोई चीज का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, इसको कैसे कह सकते हैं कि अमorphous सॉलिड जो है ये मेरा सूडो सॉलिड होता है, सूडो सॉलिड विच हैविंग वेरी हाई विस्कोसिटी। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे जो विंडोज होते हैं, विंडोज का जो पैनल, विंडो का जो पेन्स होता है, विंडो पेन्स पैनल्स जो भी है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कई बार कि धूप के ये जब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, या गर्मी के मतलब 2-3 साल बाद ऐसा देखा गया कि जो ऊपर का जो परत होता है या फिर लेयर जो होता है किसी कांच के जो आपके विंडोज होते हैं, उसका ऊपर का जो लेयर होता है ना, वो तो क्या होता है बहुत ही पतला हो जाता है, और नीचे का जो वो सरफेस है या नीचे का जो परत है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज कि ये आपका एक विंडो है, कांच का एक विंडो है, ठीक है ना। तो क्या देखा गया कि 2-3 सालों के बाद और गर्मी के टाइम में एक्चुअली कि ये ऊपर की जो परत होती है वो पतली हो जाती है और नीचे की परत जो है मोटी हो जाती है। तो इसका रीजन ये बताया जाता है कि जो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ये जो लिक्विड्स है ना धीरे धीरे फ्लो करती है, हल्का हल्का फ्लो करती है और नीचे की ओर आने लगती है, इसलिए ये जो परत है यहाँ पे मोटा हो जाता है और यहाँ का परत जो है वो पतला हो जाता है। तो यही रीजन है कि इसको हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं, कि बिकॉज they have high viscosity, इसका विस्कोसिटी वगैरह जो तो बहुत ही हाई होता है। इसका एग्जांपल क्या है आपका, ग्लास पैनल्स, ग्लास पेन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सब का क्या होता है,
ये सब आपके सॉलिड और उसके कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आगे और बात करते हैं इनके बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा जो कि पूछे जाते हैं अक्सर, कि जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन सिलिका इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज एमोर्फस। जो सिलिका है ना, सिलिका को सॉलिड एमोर्फस सॉलिड में भी काउंट किया जाता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी काउंट किया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा एक्चुअली? इसका आंसर ये होता है कि सिलिका एक्चुअली एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म के अंदर। एक होता है इसका, ये एक सिलिका जेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक एग्जिस्ट करता है क्वार्ट्ज के फॉर्म में। तो क्वार्ट्ज में क्या होता है कि सिलिका के जो क्या बोलते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर वे में क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज होता है। तो इसीलिए क्या है कि सिलिका जब क्वार्ट्ज फॉर्म में होता है तो इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिलिका जेल की, तो सिलिका जेल में जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, इरेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो दैट्स व्हाई इन आपके सिलिका जेल के फॉर्म में जो सिलिका होता है वो एमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस बात का आंसर आप प्लीज लिख लें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ब्रेक होता है, हैव ब्रेक्स, जबकि बट स्मूथ फॉर एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड के लिए जो कूलिंग कर्व होता है वो स्मूथ होता है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए उसमें ब्रेक्स आता है, मतलब ब्रेक आता है, रुकता है, कहीं पे स्टॉप होता है, रुकता है, स्मूथ नहीं रहता। ऐसा क्यों? देखो सबसे पहले समझाते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जब कूलिंग कर्व की अगर मैं बात करूं, कूलिंग कर्व की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये रहा, मान लीजिए मेरा कि ये है टेम्परेचर, है और ये है मेरा टाइम, मतलब जैसे टाइम बीत रहा है वैसे, ठीक है, टाइम। तो आप अगर एमोर्फस की बात करें, एमोर्फस में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो ये ऐसे चलता रहता है। जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो जो कूलिंग कर्व जो है कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है ना, इस तरह से कूल हो रहा होता है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, कूल धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है ना, ये इसके इस तरीके से होता है। जबकि अगर ये हो गया आपका एमोर्फस के, पहली बात तो कूलिंग कर्व फॉर एमोर्फस सॉलिड, जबकि वही मैं सॉलिड की बात करूं, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है सेम, ये रहा टेम्परेचर है और इधर टाइम है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ ब्रेक आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सबसे पहले कह रहा कि जैसे पहले गर्म है पूरा, मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में था, उसको कूल किया तो ठंडा होकर वो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे फेज चेंज होगा। क्या होगा कि लिक्विड, यहाँ पे देखिए ये लिक्विड फॉर्म में था मान लीजिए, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, इसका फेज चेंज करवाया। फेज चेंज जब होता है किसी चीज का, आपको पता होगा कि फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया और फिर जाके लिक्विड स्टेट में ऐसे आता है, सॉरी सॉलिड स्टेट में ऐसा कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ फेज चेंज होता है, ठीक है ना, इट हैज सम फेज चेंज, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें कोई फेज चेंज जैसा कोई चीज ही नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये इसको वैसे भी कहते हैं ना, इसको ये तो कूल्ड लिक्विड होते हैं, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, दैट्स व्हाई इसमें कोई फेज चेंज जैसा कोई चीज आता ही नहीं है। तो इसके हम लिख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are true solids which undergoes phase change, जिसमें फेज चेंज होता है, जबकि वाइल आपके जो ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड
amorphous solids are actually supercooled liquid ये जो होते हैं ये सुपरकूल्ड लिक्विड होते हैं ऑफ हाई विस्कोसिटी वाले, ऑफ हाई विस्कोसिटी, ऑफ हाई विस्कोसिटी, ठीक है ना, दे हैव हाई विस्कोसिटी। और ये क्या होता है इसमें क्या कि तो लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं कूल करने के बावजूद भी, ठीक है ना। सुपरकूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी which does not undergo any phase change। इसमें क्या होता है कोई चीज कोई फेज चेंज नहीं होता, जबकि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें क्या होता है फेज चेंज होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये लिक्विड है, एमोर्फस की बात करें, एमोर्फस पहले भी लिक्विड था, बाद में लिक्विड हुआ, टेंपरेचर रिड्यूस करने से बस उसका टेंपरेचर रिड्यूस हो रहा है और वो कूल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें किसी तरह कोई फेज चेंज तो होता नहीं। जबकि सॉलिड की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो उसमें क्या होता है लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होता है, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड, जैसे टेंपरेचर रिड्यूस करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में आता है, फिर फेज चेंज हुआ, फेज होने के फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए क्या होता है इसका कूलिंग जो कर्व होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में वो कैसा था, ब्रेक के साथ, देखो यहाँ पर ब्रेक आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है। तो क्या होता है कई बार कि जो एमोर्फस सॉलिड होता है ना उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो बहुत ही रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं। कि इसके बारे में लिखेंगे कि पार्ट ऑफ amorphous solid which has regular arrangement of constituent particles। वो पार्ट एमोर्फस सॉलिड का इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक प्रॉपर वे में अरेंज रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक एमोर्फस सॉलिड है जिसमें पार्टिकल ऐसे हैं कैसे करके अरेंज है, मान लीजिए कोई ढंग नहीं है, किसी तरह कोई ढंग नहीं, ठीक है ना। इससे मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट आ जाए जिसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन पार्ट कहलाएगा, क्रिस्टलाइन कहलाता है, क्रिस्टलाइन पार्ट, क्रिस्टलाइन पार्ट से कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्लास विंडो पेन्स ऑफ ऑयल बिल्डिंग बिकम थिकर एट द बॉटम। जो अभी जस्ट इसके पहले बात की कि थिकर क्यों हो जाता है, जो ऑयल बिल्डिंग का जो विंडो पेन्स होता है वो थिकर क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन ये है कि वो चीज बना होता है, जो विंडो पेन्स जो होते हैं वो बने होते हैं ग्लास से। तो ग्लास के बारे में कहते हैं कि ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी, वेरी हाई विस्कोसिटी, ठीक है ना। बहुत ही हाई विस्कोसिटी का लेकिन होता है तो क्या है, लिक्विड ही तो होता है ना। तो क्या होता है, दे हैव, तो ग्लास हैज प्रॉपर्टी या फिर दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। ये लिक्विड है, लिक्विड का काम तो होता है फ्लो करना, तो हल्का सा फ्लो, दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो एंड डिपॉजिट या फिर एंड दस ऐसे लिख दो, एंड दस गेट्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम, so
so bottom gets thick, bottom gets thicker, इसलिए बॉटम जो तो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो यही रीजन है आपके कि जो ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग होती है, उनकी जो ग्लास पेन्स होते हैं वो थोड़ा नीचे की ओर थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, तो धीरे धीरे क्या फ्लो करके नीचे आ जाता है हल्का हल्का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही सेम चीज ऐसे ही कुछ है कि ओल्ड बिल्डिंग की जो विंडो पैन्स होते हैं ना, वो चमकने लगते हैं, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना, मिल्की हो जाता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन बच्चों ये है कि बहुत दिनों तक धूप वगैरह में रहने से क्या होता है कि इनके अंदर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है ना, उनके अंदर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाती है और इसी कारण से क्या होता है कि ये मिल्की दिखने लगते हैं। तो ड्यू टू अल्टरनेट heating and cooling in sunlight, alternate heating and cooling in sunlight, क्या हो जाता है ये? they gain some crystalline properties, और therefore looks milky, इसीलिए मिल्की दिखते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने डील किया है। अब बात करने वाले हम लोग कि देखो इसमें क्या हमें जो मेनली जो पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है अपने एमोर्फस सॉलिड का अनुत्तर नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है अपने स्टडी को जो फोकस रखना है वो उसमें क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए उसी ओर चलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर जो है हम लोग 3 तरह के पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो बेसिकली उसको 4 पार्ट में या फिर 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका आयनिक सॉलिड्स होता है, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स को कहते हैं, और एक होता है मेटेलिक सॉलिड। तो देखो आयनिक सॉलिड तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पर इसके फर्दर 3 क्लासेस होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके का फर्दर होता है, जैसे कि एक हो गया आपका नॉन मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 और कैटेगरी होती है। तो ये सब क्या होते हैं कि चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। पहली बात आयनिक सॉलिड को लिखिए। तो आयनिक सॉलिड में बच्चों क्या होता है, जैसे कि नाम ही से समझ में आ रहा है कि आयनिक वर्ड यूज का है सॉलिड के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और कि ये जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो वो किस बेसिस पे किया, वो बेसिस जो है वो बेसिस है आपका टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑन टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो किस टाइप की है, उस टाइप पे क्या होता है इनका क्लासिफिकेशन किया। हाँ, तो पहले हम बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड्स का। तो अगर इसकी बात करें तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं इसके।
ठीक है ना। इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिससे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं या बाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, तो वो लगता है, यहाँ पे मैं बोलूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इसमें क्या होता है, ये IMFA समझ जाइएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जितना लिखेंगे पूरा बॉडी भर जाएगा। तो इस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, ठीक है ना। कूलम्बिक फोर्स होते हैं, कूलम्बिक फोर्स पता है ना कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है कूलम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दूसरे भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दो फोर्स लगते हैं, मतलब इनमें से मतलब दो जो कहना है वो कह लो। तो ये फोर्स होते हैं किसी भी दो आयंस के बीच में फोर्स, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये पता है कि बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ही लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ऑब्वियसली मतलब सॉलिड स्टेट में तो रहेंगे, वो नहीं है एक्चुअली। बेसिकली क्या था कि इन सॉलिड स्टेट दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में जब ये पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये मैं बोलूं ये इस तरह का सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो वो किस फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। और इसका रीजन क्या है बच्चों, कि इसमें जो आयंस होते हैं ना, इसमें जो आयंस होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि इसमें कोई फ्री आयंस नहीं रहता कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस नहीं होता उसके एब्सेंस में, बट आर वेरी गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। लेकिन जब ये यही सॉलिड्स का जो एक्वस फॉर्म की बात करें या मोल्टन फॉर्म की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका, हाईली कंडक्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री आयंस की प्रेजेंस रहती है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में क्या होता है, जो उसके जो आयंस होते हैं वो टूट जाते हैं, आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं। और क्योंकि अब आयंस आ चुके हैं तो आयंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। थर्ड बात करें इसकी, इसमें अगर थर्ड बात करें आपका तो इसमें क्या होता है भाई कि दे आर soluble in polar solvents, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, दे आर बहुत ही अच्छे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। डी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, दे आर हार्ड, ये जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं वो बात करें, दूसरा जो है वो बात करने वाले हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बच्चों से क्या होता है कि ऐसे सॉलिड्स जिनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, चलो ये सीपी लिख रहा है, आप समझ जाना कि कांस्टेंट पार्टिकल में तो सीपी की कांस्टेंट पार्टिकल्स, या मैं सीपी लिख रहा हूं उसको समझ जाना कि कांस्टेंट पार्टिकल की बात कर रहा हूं कि इसमें जो सीपी होता है वो क्या होता है, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स के अलग अलग बेसिस, मॉलिक्यूल्स के अलग अलग टाइप के बेसिस पे हम लोग तीन तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। जैसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो पहले बात करेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, दे आर नॉन पोलर molecules of non-metals के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो अच्छा एक मिनट, ये जो आयनिक सॉलिड्स का इसका एग्जांपल तो अपने लिखा दिखा ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl। और NaCl का वो पता है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, Na+ and Cl-। तो ये इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहे थे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 हो गया, N2 हो गया, या फिर आपका कोई नोबल मेटल हो गया, नोबल एलिमेंट, नोबल गैसेस हो गए, नोबल गैसेस। तो इनके कारण जो बनने वाला सॉलिड्स होता है ना वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाता है। ये क्या होते हैं, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके कारण जो बनने वाला सॉलिड्स होता है उसको नॉन पोलर सॉलिड्स कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर बात करें, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट कौन सा होता है, आपका डिस्पर्जन फोर्स होता है, ठीक है ना, लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्स वगैरह होता है। तो इसमें विक कह सकते हैं एक तरह से, विक डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन या फिर लंदन भी कह सकते हैं उसको, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ठीक है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा लिखते हैं फटाफट यहाँ पे। इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होती है इनको भी फटाफट लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसको फटाफट आप लिख लो फिर आगे बढ़े ताकि हम लोग, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में अगर अपने आ जाए प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी मैं बात करूं तो क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही लो लेवल का होता है, ठीक है ना, एज इंटरमॉलिक्यूलर
intermolecular force of attraction is very weak, बहुत ही वीक होता है, इसलिए they have low melting and boiling point, इनका melting and boiling point होता है बहुत ही लो होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात क्या होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए सॉफ्ट भी होते हैं, they are soft solid, ठीक है। थर्ड बात, तीसरी चीज क्या होती है, क्योंकि हाँ ये क्या होता है आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि आयंस है ही नहीं, कोई आयंस वगैरह है नहीं, तो क्या होंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वैसे ही जैसे कि ये होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स हो गए, वैसे ही क्या होता है आपका, अच्छा ठीक है पहले आप इससे यहां तो लिख लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल Cp की बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट पार्टिकल जो होता है इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि HCl को पता है कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि HCl में अगर बात करें कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, क्लोरीन अपने नजदीक रखेगा, क्लोरीन जो है इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने नजदीक रखेगा, जिससे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या पोलर मॉलिक्यूल है, ये हो गया, या फिर SO2 वगैरह हो गया। तो ये सब क्या होते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल से बने वाला जो सॉलिड होता है वो क्या होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आता है तो वो क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो आपको पता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कब होता है कि जब किसी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस HCl में बात करें, सपोज करो इसको मैं ऐसे एक सिस्टम में डालता हूं HCl, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, फुली पॉजिटिव फुली नेगेटिव नहीं बच्चों, हल्का सा नेगेटिव हल्का पॉजिटिव है। तो वैसा ही क्या होगा दूसरा जो HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। चलिए हम डेल्टा नेगेटिव ही बना देते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इस क्लोरीन के डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, और आपको पता होना चाहिए कि डायपोल जो आपकी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। कहने का मतलब, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लगने वाले इंटरमोलेकुलर फोर्स से ज्यादा होता है, किसमें, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ठीक है ना। और इन बीच में आपने देख लिया कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि देखो ठीक है मानते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो डिस्पर्जन फोर्स से क्या कह सकते हो, डिस्पर्जन फोर्स से हल्का सा स्ट्रांग होता है, बट वो होता वीक ही है, ठीक है ना। होता है स्ट्रांग है इससे, बट इसको वीक फोर्स इसके अंदर ही माना जाता है। तो यानी ये वीक, इसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो या फिर जो सॉलिड्स होते हैं इसके कारण बनने वाले वो किस नेचर के होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज देयर इज नो फ्री आयंस, लैक ऑफ फ्री आयंस, या फिर नो फ्री आयंस के कारण, नो फ्री आयंस ना होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इंसुलेटर्स कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और थर्ड बात करें कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन क्योंकि इनमें जो लगने वाला इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो
जो होते हैं, इससे पहले वाले एग्जांपल जो देखा था नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं उससे ज्यादा होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए क्या होता है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना वो क्या होता है कि नॉन पोलर सॉलिड से ज्यादा होता है, बट हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या बच्चों, नॉन पोलर पोलर सॉलिड्स के, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि आपका HCl हो गया, SO2 वगैरह हो गया, तो ये सब क्या नॉन पोलर सॉलिड्स। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होती है, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल जिसमें क्या हाइड्रोजन हो, और जो हाइड्रोजन हो वो कनेक्टेड हो FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। आपको पता होगा कि ये तीन ही एलिमेंट जो है, ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के, और यही जनरली जो होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें H हो, और वो H जरूर से जरूर फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टेंस में आती है। तो H बॉन्डिंग है भाई। अगर बात करें डिस्पर्जन फोर्स, आपको पता है डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर में था, आपका डायपोल फोर्स पोलर के अंदर होता है और H बॉन्डिंग इसमें होता है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करें कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग या ज्यादा वीक है, तो सबसे वीक होता है आपका डिस्पर्जन, फिर डायपोल, और सबसे स्ट्रांग होता है आपका, मतलब इन तीनों में H बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहने का मतलब ये है, मैं कह सकता हूं कि जो जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होता है उसके अंदर सबसे स्ट्रांग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, व्हिच इज H बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन ऑल्दो H बॉन्डिंग इन दोनों से स्ट्रांग है, बट एक्चुअली वो भी क्या होता है आपके वीक फोर्सेस में काउंट किए जाते हैं। आपको पता होगा कि कुछ वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए बॉन्डिंग तीन चार तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग, एक होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, और एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। तो इन दोनों कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ये जो होते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ये काफी वीक होते हैं। ठीक है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के अंदर ही आपका वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी में वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाता है, डिस्पर्जन फोर्स आता है, H बॉन्डिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब के सब वीक फोर्स में माने जाते हैं। हाँ ठीक है, इनमें आपस में किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये इनके ये जो होते हैं ये वीक नेचर के ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो बात करें तो क्योंकि इसके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है, इसीलिए क्या होता है ये भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी ये सब जो इनसे पहले जो दो बताया था ना, ये जैसे कि ये पोलर वाला या फिर नॉन पोलर वाला, वो तो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। जब किसकी बात करें तो ये क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा होता है, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या फिर बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होते हैं ये सब। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयंस वगैरह नहीं होता। थर्ड बात करें कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पोलर और नॉन पोलर के कंपैरिजन में, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग नेचर का होता है। ठीक है ना, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन दोनों के कंपैरिजन में हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉल्ट। ठीक है, इसका बच्चों एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल अगर बात करें, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है आपका जैसे कि NH3 वगैरह हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएगा, H बॉन्डेड सॉलिड के अंदर आ जाएंगे।
तो आज के लिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को यहाँ पे रोकते हैं और आगे चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।